वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने चैन सर्विंग के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपने कंपास है एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रयोग कंपास सर्विंग के लिए किया जाता है, क्योंकि कंपास से जो विभिन्न सर्वे लाइंस होती है उसकी डायरेक्शन मेजर की जाती है। तो कंपास सर्विंग में कंपास से संबंधित अपने डिस्कस करेंगे। कंपास दो प्रकार के होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। लेकिन देखो, ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है, सर्वेयर कंपास है, इससे समझने से पहले या कंपास से जो ट्रेवर्सिंग की जाती है, कंपास से सर्वे किया जाता है, उससे समझने से पहले देखो हमने कंपास से संबंधित कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो अपन लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं जनरली, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद अपने ट्रेवर्सिंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसमें इन टेक्निकल टर्म्स में आपका जो इस चैप्टर का जो कंपास है, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी मेरिडियन एंड बीरिंग। मेरिडियन एंड बीरिंग। तो देखो मेरिडियन क्या होती है। जब अपने देखो कंपास से ट्रेवर्सिंग करते हैं, कंपास से ट्रेवर्सिंग की जाती है इस तरह से, चेन से ट्रैंगुलेशन किया जाता है। चेन के द्वारा जब सर्वे किया जाता है तो जो एरिया होता है उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन कंपास से और थोड़ोलाइट से जब सर्वे किया जाता है तो इस तरह से ट्रेवर्स बनाया जाता है और ट्रेवर्स बनाकर प्रत्येक लाइन की बीरिंग मापी जाती है। तो ये बीरिंग क्या होती है, तो बीरिंग समझने से पहले देखो मेरिडियन समझते हैं। जैसे ये सर्वे लाइन है, ये वाली मान लो ये एक सर्वे लाइन ये भी है। इस सर्वे लाइन की अपने को दिशा मापनी है, तो दिशा मापने के लिए देखो एक कोई रेफरेंस दिशा ले लेंगे अपने। जैसे मैंने यहाँ पर ये दिशा ले ली, तो जो दिशा यहाँ पे ली, आगे बीसी लाइन का अगर मैं बीरिंग माप रहा हूँ या दिशा माप रहा हूँ तो फिर मैंने दोबारा वही लाइन ले ली। इसका सीडी की मेजर कर रहा हूँ तो भी मैंने फिर उसके पैरेलल बिल्कुल वही लाइन ले ली। तो ये जो एक रेफरेंस दिशा मानी गई है, जिसका प्रयोग या जिसको यूज किया, जिसके सापेक्ष अपने विभिन्न सर्वे लाइन की दिशाओं का मेजरमेंट किया जाता है, वो उस रेफरेंस दिशा को बोला जाता है मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब है रेफरेंस डायरेक्शन और लाइन, ठीक है, अबाउट विच डायरेक्शन ऑफ वेरियस सर्वे लाइन इज मेजर्ड। तो मेरिडियन कोई एक संदर्भ रेखा होती है जिसके सापेक्ष या संदर्भ दिशा होती है जिसके सापेक्ष विभिन्न सर्वे लाइंस की दिशा का मापन किया जाता है। अब देखो ये मान लो आपकी एक मेरिडियन हो गई और मेरिडियन है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं बात करूँ, मान लो ये वाली जो दिशा है इसको मैंने मेरिडियन ले लिया। कोई सर्वे लाइन मान लो ये भी इस तरह से सर्वे लाइन है एक, तो आप देख रहे हो, देखो जैसे मान लो ये ले लिया, जैसे मान लो ये एक आपकी नॉर्थ साउथ दिशा, कोई सी रेफरेंस दिशा है, और ये मान लो सर्वे लाइन की दिशा इस तरह से है, मान लो ये भी। तो देखो लाइन और ये आपकी जो मेरिडियन है, इसके बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है बीरिंग। कहने का मतलब देखो ये जो लाइन है मेरिडियन है और ये आपकी सर्वे लाइन है। सर्वे लाइन और मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, वो कहलाता है बीरिंग। मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय एनी सर्वे लाइन विद मेरिडियन। मेरिडियन के साथ किसी सर्वे लाइन के द्वारा बनाया गया क्षैतिज कोण है, वो आपकी बीरिंग कहलाती है। तो प्रत्येक लाइन की दिशा मापने के लिए अपने बीरिंग का मापन किया जाता है कंपास सर्वे में। तो ये आपकी बीरिंग हो गई। अब देखो ये जो बीरिंग और मेरिडियन है ये तीन टाइप की होती है। एक तो होती है देखो ट्रू बीरिंग होती है, एक तो ट्रू मेरिडियन होती है। सबसे पहली बात तो मेरिडियन तीन प्रकार की होती है, और एक आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, एक आपकी आर्बिट्रेरी मेरिडियन होती है।
3 प्रकार की मेरिडियंस आपके जनरली होती है। देखो ट्रू मेरिडियन क्या होती है। ट्रू मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन को बोलते हैं। ज्योग्राफिकल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा होती है, जो भूगोल के अंदर जो उत्तर दक्षिण दिशा अपने मानते हैं, या ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, वो ट्रू मेरिडियन कहलाती है। देखो देखो ये डेफिनेशन है, सफिशिएंट नहीं है। वैसे तो अपने बेसिकली समझने के लिए इतना सा बोल सकते हैं, लेकिन अगर अर्थ के हिसाब से सोचा जाए, पूरे अर्थ के हिसाब से, तो ये ट्रू मेरिडियन क्या होगी। देखो जैसे मान लो ये पूरी अर्थ है और ये इसका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरह से इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो बने होते हैं अर्थ पर। अब मान लो कोई जगह है या कोई पॉइंट है अर्थ की सरफेस पर, मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, और मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरिडियन क्या होगी, किसी पर्टिकुलर स्थान पर मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन क्या होती है। तो किसी पर्टिकुलर स्थान पर मेरिडियन की बात करोगे तो देखो दिया गया बिंदु या दिए गए स्थान, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल एंड अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, इनसे गुजरने वाले तल, इनसे गुजरने वाले एक तल की कल्पना करो। वो तल अर्थ की सरफेस के इंटरसेक्ट करेगा, जब अर्थ की सरफेस के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो तल तथा उस सरफेस के इंटरसेक्शन से प्राप्त जो लाइन होती है, ये वाली, ये लाइन जो अपने को मिलती है, ये वाली, ये आपकी मेरिडियन कहलाती है या ट्रू मेरिडियन कहलाती है। आप जैसे मान लो, इसको समझने के लिए सिंपली एक खरबूजे की कल्पना कर सकते हो, और खरबूजे पर जो धारियां बनी होती हैं इस तरह से जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जिस तरह से देशांतर रेखाओं को मेरिडियन बोला जाता है। तो जो खरबूजे की धारियां होती हैं एक्चुअल में वो आपकी कर्व्ड जो लाइंस होती हैं इस तरह से, जो आपके उत्तरी पोल से लेकर दक्षिणी पोल तक जाती हैं, वही आपकी ट्रू मेरिडियन होती है। लेकिन आपके जो पोल हैं वो ज्योग्राफिकल होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल तथा पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, उनसे गुजरने वाली जो लाइन है, सिंपली अपने से बोल सकते हैं, लेकिन पूरा डिफाइन करोगे तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो दिया गया बिंदु, उनसे गुजरने वाली तल, उनसे गुजरने वाला एक तल होगा, वो अर्थ की सरफेस के साथ जब इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करने से एक लाइन मिलेगी बिल्कुल अपने को इस तरह से गोल वृत्ताकार लाइन मिलेगी, तो वही आपकी मेरिडियन कहलाती है। और सिंपल शब्दों में अपने देखो ट्रू मेरिडियन कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ दिशा को ही ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। अब ट्रू मेरिडियन के लिए कुछ बातें ध्यान रखना। ट्रू मेरिडियन होती है किसी भी स्थान पर हमेशा कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। ट्रू मेरिडियन होती है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए जो नेशनल स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के जो मैप होते हैं वो हमेशा ट्रू मेरिडियन पर आधारित होते हैं। नेशनल जो मैप होते हैं वो ट्रू मेरिडियन पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि ट्रू मेरिडियन होती है वो किसी स्थान पर कांस्टेंट रहती है। अब एक बात और की जाए, देखो ट्रू मेरिडियन भिन्न भिन्न स्थानों से गुजरने वाली जो ट्रू मेरिडियंस हैं उनकी बात की जाए तो वो क्या एक दूसरे के पैरेलल होती हैं या नहीं होती, तो इसका उत्तर होगा नहीं होती। खरबूजे की धारियों की कल्पना करो, वो आपका बिल्कुल सेंटर होगा या विश्वत वृत्त होगा, जहाँ पर इक्वेटर होगा वृत्त का, वहाँ पर तो वो दूर दूर हो जाएंगी, और जिस तरह जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगी वैसे वैसे वो पास आती जाएंगी, कन्वर्ज करती जाएंगी। मतलब वो इक्वेटर से पोल की तरफ कन्वर्ज करती हैं, मतलब पास पास आती जाती हैं। पोल्स पर आगे वो एक बिंदु पे मिल जाती हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे मिल जाती हैं, और इक्वेटर पे बिल्कुल दूर दूर हो जाती हैं। तो ये पैरेलल नहीं कह सकते। देखो नॉर्मली अपने को लगता है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ दिशा है ना वो पैरेलल होगी, लेकिन हर स्थान पर, अलग अलग स्थान पर बात की जाए, स्ट्रिक्टली बात की जाए, तो ट्रू मेरिडियंस होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो ये ट्रू मेरिडियन से संबंधित कुछ बातें हैं। दूसरी होती है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो जो मैग्नेटिक निडल होती है या चुंबकीय सुई होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, इसको अगर फ्रीली फ्लोट कर दिया जाए, किसी पाइवट पर स्वतंत्र रूप से इस तरह से छोड़ दिया जाए,
तो उसके द्वारा जो प्रदर्शित दिशा होती है वो आपकी देखो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। जैसे मान लो चुंबकीय सुई है, उसको फ्री रूप से फ्लोट होने दिया जाए, स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, तो इसके द्वारा जो प्रदर्शित दिशा होती है वही मैग्नेटिक मेरिडियन होती है। लेकिन देखो अब इस डेफिनेशन में थोड़ा सा अपने और मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी इस तरह से झुकी रहती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक वेट लगा देते हैं जिससे कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो वेट लगाने के बाद जब हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल, संतुलित की हुई। पहले अनबैलेंस थी, फिर बैलेंस थी। अभी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल है, इसके आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ आ गया तो ये अपनी रियल नॉर्थ साउथ दिशा से इस तरह से विचलित हो जाएगी। तो मतलब जो आपका मैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनके प्रभावों से रहित, फ्री फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्सेस, फ्री फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो देखो ऐसी मैग्नेटिक नीडल जो लोकल अट्रैक्शन या सभी अट्रैक्टिव फोर्सेस के प्रभाव से फ्री हो तथा संतुलित सुई हो, उसके द्वारा जो प्रदर्शित दिशा होती है वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। अपने कंपास में जो मापी जाती है, कंपास में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जिसकी सहायता से मैग्नेटिक मेरिडियन का अपने को पता चल जाता है। और सुविधा की दृष्टि से देखो अपने हिसाब से कोई सी भी आप बीरिंग अगर मेरिडियन सेलेक्ट कर लेते हो, सुविधा की दृष्टि से आपने कोई सी भी, मान लो अपने छोटे कोई एरिया है और आपने मान लो कोई सी दिशा अज्यूम कर ली, ये वाली अपनी इच्छा से अज्यूम कर ली। वो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्विच। तो इच्छा से जो सेलेक्ट की गई मेरिडियन होती है वो होती है आपकी आर्बिट्रेरी मेरिडियन। एक देखो वैसे ग्रिड मेरिडियन भी होती है। ग्रिड मेरिडियन एक्चुअल में ट्रू मेरिडियन ही होती है। ग्रिड मेरिडियन क्या होती है, जैसे कोई कंट्री वगैरह है या कोई एरिया है, उसके सेंटर से गुजरने वाली जो ट्रू मेरिडियन होती है उसको ही अपने रेफरेंस ले लेते हैं और सारी जो बाकी की जो ग्रिड लाइंस होती हैं उनके पैरेलल मान ली जाती है। क्योंकि देखो वैसे अपने बात करें तो ट्रू मेरिडियंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, लेकिन उसके सेंटर से गुजरने वाली एक जो लाइन है उसको अपने रेफरेंस मान के बाकी सारी लाइंस को ग्रिड लाइंस बोलते हैं, जिनको उनके पैरेलल मान लिया जाता है। तो सेंटर से गुजरने वाली जो ट्रू मेरिडियन होती है किसी एरिया से, वही आपकी ग्रिड मेरिडियन कहलाती है, जिसको रेफरेंस लिया जाता है। तो देखो ये तीन आपकी मेरिडियन है, इसके हिसाब से तीन टाइप की आपकी बीरिंग हो जाएगी। एक तो ट्रू बीरिंग, एक आपकी मैग्नेटिक बीरिंग और एक आपकी आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो सीधी सी बात है, ट्रू मेरिडियन से मापा गया हॉरिजॉन्टल एंगल है किसी लाइन का, वो तो ट्रू बीरिंग होगी। मैग्नेटिक मेरिडियन से मापा गया हॉरिजॉन्टल एंगल है, वो मैग्नेटिक बीरिंग होगी। और आर्बिट्रेरी मेरिडियन से मापा गया एंगल होगा वो आपकी आर्बिट्रेरी बीरिंग होगी। ध्यान रखना मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन होती है किसी भी स्थान पर कांस्टेंट नहीं रहती। जिस तरह से ट्रू मेरिडियन ज्योग्राफी में जो मेरिडियन मान रखी है ट्रू मेरिडियन वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट मैग्नेटिक मेरिडियन आप मान लो अलवर में बात करोगे या आप मान लो जयपुर में बात करोगे या कोटा में बात करोगे, हर जगह आप देखोगे मेरिडियन होती है वो अलग अलग होती है और वो कांस्टेंट नहीं रहती। एक स्थान तो छोड़ो, आप एक पर्टिकुलर स्थान ले लिया और वहाँ पे भी देखोगे तो समय के साथ आज मान लो ऐसी दिशा दिखा रही है सुई, तो 100 सालों के बाद हो सकता है वो ऐसे दिखाए, ठीक है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन होती है वो किसी स्थान पर कांस्टेंट नहीं होती है, वो टाइम के साथ परिवर्तित होती रहती है। बट ट्रू मेरिडियन होती है वो किसी स्थान पर हमेशा कांस्टेंट मानी जाती है, इसलिए नेशनल स्तर के जो मैप हैं वो ट्रू मेरिडियन पर बेस होते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन को या मैग्नेटिक बीरिंग को ट्रू बीरिंग में बदल दिया जाता है, क्योंकि जो एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन से मापा जाता है उसको ट्रू मेरिडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर किसी स्थान पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल अपने को पता चल जाए तो आप आसानी से ट्रू बीरिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपकी देखो मेरिडियन और बीरिंग्स हो गई हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि ये आपके बार बार काम में आएगा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपने मेरिडियन और बीरिंग के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे बीरिंग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब बीरिंग को प्रदर्शित करने की पद्धतियाँ। बीरिंग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम
तो इसको देखो दो पद्धतियां होती हैं या दो इसके सिस्टम होते हैं दो तरीके से। एक तो होता है होल सर्किल बीरिंग सिस्टम, होल सर्किल बीरिंग सिस्टम, मतलब WCB सिस्टम बोलते हैं जिसको। तो किसी भी लाइन की एक तो होल सर्किल बीरिंग होती है और एक आपकी क्वाड्रेंटल बीरिंग होती है। तो ये किस तरह से मेजर की जाती हैं, जैसे मान लो कोई लाइन है इस तरह से, ये ए भी एक लाइन है, तो इस ए बी लाइन की देखो ये ए बी लाइन ऐसे भी हो सकती है और ये ए बी लाइन ऐसे भी हो सकती है और ये ए बी लाइन आपकी इस तरह से भी हो सकती है और यही ए बी लाइन आपकी इस तरह से भी हो सकती है। चार पॉसिबिलिटी है इसकी। तो जब पहली बात तो बीरिंग मापी जाती है, तो जैसे मैं अगर कहता हूँ ए बी की बीरिंग, अगर मैं कहता हूँ कि ए बी की बीरिंग, तो बीरिंग या जो कोण का मापन करोगे बिंदु ए पे किया जाता है। सबसे पहली बात क्लियर कर लेना कि अगर लिखा है ए बी की बीरिंग, तो आपका जो एंगल का जो मेजरमेंट है हॉरिजॉन्टल जो कोण मापोगे मेरिडियन से, वो बिंदु ए पर मापा जाएगा और जो भी दिशा इंडिकेट करनी है आप बिंदु ए पे करोगे, बी पे नहीं करनी है, जब तक वो ये ना लिखे बैक फॉर वगैरह की बात ना करे। यहाँ पे ए बी की बीरिंग लिखा हो, तो देखो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस दिशा बना ली। मान लो ये आपका ज्योग्राफिकल या मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। इसी प्रकार मैं यहाँ बात करूँ, ये आपका नॉर्थ साउथ है। ए पे यहाँ बात करूँ तो ये आपका नॉर्थ साउथ है। इसके लिए अगर बात करूँ तो आपका ये नॉर्थ साउथ है। तो होल सर्किल बीरिंग क्या होती है, जो आपका नॉर्थ एंड होता है, नॉर्थ सिरा होता है। देखो ये NSEW, ये ज्योग्राफिकल आपका जो डायरेक्शन है उस तरह से इंडिकेट जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ दिशा से जो मापा गया क्लॉकवाइज एंगल होता है वही होल सर्किल बीरिंग कहलाती है। तो देखो होल सर्किल बीरिंग क्या होती है, किसी लाइन का नॉर्थ दिशा से मापा गया क्लॉकवाइज एंगल जिसका मान 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हो सकता है। तो देखो अगर आपका एंगल यहाँ देखोगे, यहाँ तक देखोगे, या हमको 90 से छोटा दिख रहा है, उसके बाद अगर आप इस ई से बात करोगे, थोड़ा सा आगे खिसक गया, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया मान लो ये, तो आपका एंगल थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। इस ए बी लाइन की बीरिंग ये वाली हो गई, इस ए बी की बीरिंग ये हो गई और इसकी बीरिंग बात करोगे तो ये हो गई। और एंगल ध्यान रखना, साउथ से मेजर नहीं करना, एंगल हमेशा नॉर्थ से ही मेजर करना। इसमें बात करोगे एंगल आपका ये मापा जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो कि एंगल का मान 0 से 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सर्किल, पूरा सर्किल भी हो सकता है। तो सिंपली अपने कह सकते हैं किसी सर्वे लाइन का नॉर्थ दिशा से या नॉर्थ एंड से जो मापा गया क्लॉकवाइज एंगल होता है वो उसकी होल सर्किल बीरिंग कहलाता है। और देखो ये आपका फर्स्ट सिस्टम हो गया बीरिंग मापने। दूसरी जो बीरिंग होती है वो होती है क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम, QB सिस्टम। इस बीरिंग को देखो रिड्यूस्ड बीरिंग भी बोला जाता है। सबसे पहली बात तो रिड्यूस्ड बीरिंग, इसमें सेम वही बात अगर मैं करूं, देखो ये आपका फर्स्ट जैसे ए बी लाइन है, ए बी लाइन की अगर बात करूं, ये आपकी नॉर्थ साउथ दिशा होगी, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये होगी, ये आपकी ए बी लाइन है। तो ए बी लाइन की बीरिंग इस केस में आपकी देखो या तो नॉर्थ से मापी जाती है या साउथ से मापी जाती है। पहली बात तो बीरिंग का मेजरमेंट नॉर्थ से या साउथ से मापा जाता है और निर्भर करता है कि आपका नॉर्थ सिरा है वो लाइन के ज़्यादा पास है, मतलब नॉर्थ से छोटा कोण बना रहा है या साउथ से छोटा कोण बना रहा है। यहाँ आप देख रहे हो अगर नॉर्थ से एंगल मापोगे देखो ये वाला एंगल बन रहा है, इससे देखोगे तो आप ये वाला एंगल बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि साउथ से छोटा एंगल बना रहा है या साउथ की लाइन है वो ज़्यादा पास में। अगर आपका देखो इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में और थर्ड में, एंगल आप साउथ से मापोगे। अगर आपका फर्स्ट में और फोर्थ में है, एंगल आप नॉर्थ से मापोगे। ठीक है।
दूसरी बात, मेजरमेंट है वो ईस्ट की तरफ लिया जाता है या वेस्ट की तरफ लिया जाता है, वो निर्भर करता है कि लाइन किस साइड में जा रही है। यहाँ आप देख रहे हो, देखो आप ये देख रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में लाइन, एस ई क्वाड्रेंट में है, एस ई क्वाड्रेंट के अंदर लाइन है। तो जैसे एस ई क्वाड्रेंट में तो आप ईस्ट की तरफ लिख सकते हो या वेस्ट की तरफ लिख सकते हो। तीसरी बात, एंगल का मान होगा वो 90 डिग्री तक ही होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही मान होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात याद रखना, एंगल है वो साउथ से या नॉर्थ से मापा जाता है, ईस्ट या वेस्ट से मत माप लेना। एंगल ये वाला मापोगे आप, ये वाला एंगल मत माप लेना। एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम साउथ और नॉर्थ। तो एंगल का मापन आप साउथ से करोगे या नॉर्थ से करोगे, ईस्ट या वेस्ट से नहीं करना है। तो आपकी जो 4 पॉसिबिलिटीज बनती है मैं आपको बता दूं। जैसे लाइन है, अगर आपका ये नॉर्थ साउथ है, ये आपका नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, अगर लाइन आपकी ऐसे है, देखो मान लो, तो आप इसमें ये वाला एंगल मेजर करोगे थीटा। अगर लाइन आपकी देखो, अगर एन एस ई डब्ल्यू लाइन आपकी कुछ यहाँ पर है, तो इस केस में आप ये वाला एंगल मेजर करोगे और लिखोगे एस थीटा ई। इसकी रीडिंग है एस थीटा ई, इसकी रीडिंग है वो होगी एन थीटा ई। क्योंकि देखो लाइन है ईस्ट की तरफ झुकी हुई है, इसमें भी ईस्ट की तरफ झुकी हुई है, तो साउथ थीटा ईस्ट, ठीक है। लाइन अगर देखो आपकी यहाँ पर है, लाइन अगर आपकी यहाँ पर है, तो आप एंगल ये वाला मापोगे एस थीटा डब्ल्यू। और लाइन अगर आपकी देखो यहाँ की बजाय आपकी लाइन है वो यहाँ पर है, तो आप एन से एंगल मेजर करोगे, ये वाला करोगे, ये मत कर लेना, तो एन थीटा डब्ल्यू। तो आपके ये 2 सिस्टम होते हैं, होल सर्किल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। और क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में मापी की बीरिंग को रिड्यूस्ड बीरिंग भी कहा जाता है। और रिड्यूस्ड बीरिंग का मान 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करता है। और ध्यान रखना, एंगल क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। मतलब एंगल है वो ईस्ट की तरफ भी मापा जा सकता है और वेस्ट की तरफ भी मापा जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसा कि होल सर्किल बीरिंग में होता था, होल सर्किल बीरिंग में पूरा एंगल क्लॉकवाइज ही होता था। तो ये सब बातें आप याद रख लेना। इसके बाद एक बीरिंग से दूसरी बीरिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर मान लो WCB में आपको कोई वैल्यू दे रखी है और उसको आपको QB के अंदर बदलना है, तो आप किस तरह से बदलोगे। जैसे मान लो आपको 40 डिग्री का एंगल दे रखा है, 40 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो आप डायग्राम की हिसाब से आसानी से बदल सकते हो। N है, S है, E है और W है। आपको एंगल N से दे रखा है 40 डिग्री, तो अगर आपका WCB में ये है तो QB के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, N 40 डिग्री E। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना। एंगल आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको NE लगा देना है, ठीक है। और एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा है। अगर आपका एंगल देखो, एंगल आपका 90 से बड़ा है और 180 के बीच में है, मतलब आपका एंगल ये दे रखा है, और ये एंगल कितना दे रखा है, जैसे मान लो आपको दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एंगल आपको जैसे 110 डिग्री दे रखा है, तो आपका देखो इसमें देख रहे हो, इस केस में आपका ये वाली इसी लाइन की AB लाइन है, जैसे ये AB लाइन की होल सर्किल बीरिंग 110 है, तो इसकी जो QB है वो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। और ये एंगल आप जानते हो 180 में से 110 घटाने से आ जाएगा, तो 180 माइनस 110, और आपके S और E लग जाएंगे इसके साथ। कहने का मतलब आपको जो एंगल थीटा दे रखा है उस थीटा को 180 में से घटा दोगे, 180 माइनस थीटा और SC लग जाएगा उसके साथ। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो जैसे आपको एंगल है वो 210 डिग्री दे रखा है, 180 से बड़ा है, यहाँ तक एंगल 180 हो जाएगा, और यहाँ मान लो 180 से ज़्यादा, ये 210 दे रखा है, यहाँ 270 हो जाएगा। तो इस केस में आपका ये वाला एंगल अपने को चाहिए S थीटा W। तो ये एंगल निकालने के लिए आप 210 में से माइनस कर दोगे 180 को, क्योंकि देखो ये वैल्यू आपकी 180 है, इतनी 180 को घटा दोगे 210 में से, तो आपका ये वाला एंगल है वो आ जाएगा। कहने का मतलब आप लगाओगे इसमें SW और 210 माइनस 180, मतलब थीटा माइनस 180 करोगे इस केस में आप,
चौथी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, चौथे क्वाड्रेंट में लाइन अगर आपकी मान लो यहाँ की बजाय आपकी लाइन है वो यहाँ जा रही है इस तरह से, और ये एंगल आपका 310 डिग्री है। जैसे चौथा क्वाड्रेंट है आपका और चौथे क्वाड्रेंट में आपका ये एंगल है 310 डिग्री है मान लो, तो आपका एंगल ये वाला मापा जाएगा इस केस में NW। तो ये आप जानते हो NW निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 माइनस 310। सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं करना है, नहीं लगा देना डायरेक्ट। दूसरे क्वाड्रेंट में 180 में से एंगल को घटा देना है। तीसरे में क्या है, 210 में से थीटा को घटा देना है। चौथे में क्या है, 360 में से थीटा को घटा देना है। तो ये WCB से QB के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसी प्रकार QB से WCB में भी कन्वर्ट कर सकते हो डायग्राम की सहायता से। क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। अगर आपको देखो QB दे रखी है और इसको आपको WCB में बदलना है, जैसे आपको n थीटा ईस्ट दे रखा है तो आपका वैल्यू थीटा डिग्री ही हो जाएगी। आप देखो इसमें NSEW, अगर आपको ये दे रखा है इसकी होल सर्किल बीरिंग आप देख रहे हो थीटा ही होगी। अगर आपको देखो ये दे रखा है, आपको सेकंड में अगर बात करूं, ये दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मान लो S थीटा E दे रखा है, तो आपका जानते हो आंसर ये वाला हो जाएगा होल सर्किल बीरिंग में। होल सर्किल बीरिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 माइनस थीटा करोगे, 180 माइनस थीटा, इससे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। थर्ड अगर आपकी पॉसिबिलिटी देखी जाए तो थर्ड में क्या है, इस क्वाड्रेंट में मान लो S होगा, ये W होगा, आपको ये एंगल माप रखा आपने। होल सर्किल बीरिंग में फुल एंगल मापा जाता है नॉर्थ से, ये एंगल चाहिए तो ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर आपको दे रखा देखो S थीटा W, आपका हो जाएगा 180 प्लस थीटा। चौथी पॉसिबिलिटी देखो क्या होगी, ये आपका मान लो ये दे रखा है, ये है N और ये है W, आपको ये एंगल दे रखा है थीटा, क्योंकि N थीटा W यही लिखा होगा इस केस में आपका। रिड्यूस बीरिंग या क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में होल सर्किल बीरिंग में क्लॉकवाइज फुल एंगल मापा जाता है ये वाला, और ये एंगल आप जानते हो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आपको N थीटा W दे रखा है इसको आप 360 माइनस थीटा कर सकते हो। तो ये आपको फॉर्मूले देखो रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये फॉर्मूले कहीं पे भी फेल नहीं होंगे क्योंकि देखो इन्हीं से बना है, और बट इनको याद करने के बजाय आप डायग्राम की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसानी से WCB को QB में और QB को WCB के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने होल सर्किल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग के बारे में डिस्कस किया था कि क्या इसके दो जो सिस्टम होते हैं अलग अलग व्यक्त करने के, वो किस तरह से होते हैं। इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे किसी लाइन की जो बीरिंग होती है। देखो एक तो फॉर बीरिंग होती है और एक बैक बीरिंग होती है। फॉर बीरिंग एंड बैक बीरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन। कोई भी सर्वे लाइन होती है उसकी एक तो फॉर बीरिंग होती है और एक बैक बीरिंग होती है। बैक बीरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन, किसी भी सर्वे लाइन की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग। तो किसी सर्वे लाइन की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग क्या होती है, देखो जैसे अपने ट्रेवर्सिंग करते हैं, जैसे ये ट्रेवर्सिंग कर रहा हूँ, मान लो AB BC CD DE। सबसे पहले क्या कहते हैं, जैसे कंपास को A पे रखा और आपने क्या किया, AB की बीरिंग माप ली, ठीक है। उसके बाद B पे गए आप, B पे जाने के बाद आप क्या करोगे, आपने BC की बीरिंग माप ली। अब देखो आपकी जो वर्किंग दिशा है वो इस तरह से, आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे की जो प्रगति की दिशा है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से। तो आप अगर B बिंदु पे जा रहे हो तो C बिंदु आपके लिए आगे वाला बिंदु है, A बिंदु पीछे वाला है। तो किसी बिंदु पर, जैसे B बिंदु पर आपने कंपास रखा है, अगर आगे की तरफ जो लाइन है आपकी, आगे की तरफ कौन सी लाइन है, B से निकलने वाली BC लाइन है, तो आगे की तरफ जो बीरिंग मापी जाती है वो तो होती है देखो फॉर बीरिंग। और अगर फिर क्या करोगे, आप A की तरफ घुमाओगे और आप ये बीरिंग भी मापोगे, ये कहलाती है आपकी बैक बीरिंग। तो देखो एक लाइन है आपकी AB, देखो इसकी जो डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन तो ये होती है कि कार्य के प्रगति की दिशा में मापी गई बीरिंग फॉर बीरिंग होती है, और कार्य के प्रगति की विपरीत दिशा में मापी गई बीरिंग बैक बीरिंग कहलाती है।
द बीरिंग मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड फॉर बीरिंग and the bearing measured in the opposite direction of progress of work is called back bearing. बट देखो ये डेफिनेशन तो आप नॉर्मली सीख लो, क्योंकि मैथमेटिकली इसका मीनिंग है वो आप थोड़ा समझ लो, क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो अगर देखो ए बी की फॉर बीरिंग कहा गया है, अगर बोल रहे हो ए बी की फॉर बीरिंग, तो ए बी की फॉर बीरिंग का मतलब ये होता है कि आप जो कोण बनाओगे या कोण का मापन करोगे वो बिंदु ए पे करोगे। और अगर मैं लिखता हूं ए बी की बैक बीरिंग, इसका मतलब है आपका मेजरमेंट आप बी पर लोगे। जैसे ए बी की बीरिंग इसने θ1 दे रखी है, तो इसका मतलब ये बन गया कि ए बी लाइन जैसे ये है, तो आपकी जो θ1 है वो आपका ये वाला एंगल होगा ए पे मेजरमेंट। पहला जो अक्षर होता है उस पर मेजर करते हैं ना, वो फॉर बीरिंग होती है। जब भी आप फॉर बीरिंग की बात करो हमेशा पहले अक्षर पे ही आप एंगल बनाओगे। और जब ए बी की बैक बीरिंग बोले तो ए बी की देखो, ए बी का दूसरा अक्षर आपका बी है, बैक बीरिंग लिखा तो बी पे मतलब दूसरे अक्षर पे मेजरमेंट करोगे। और मान लो ये आपको θ2 दे रखी है, आपकी जो बीरिंग होगी देखो नॉर्थ साउथ से मापा गया, होल सर्किल बीरिंग माप रखी है पूरी, तो ये आपका एंगल θ2 होगा, क्योंकि एंगल आपको नॉर्थ से ही मापना है। एंगल है वो नॉर्थ से ही मापना है। माप ए भी सकते हो, बी पे भी माप सकते हो। अगर ए पे मापोगे तो फॉर बीरिंग, बी पे मापेगा तो बैक बीरिंग। और एक बात और ध्यान रखना, अगर ए बी को बी ए लिख दिया तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ए बी की फॉर बीरिंग होती है वही बी ए की बैक बीरिंग होती है। बी ए की बी ए बैक बीरिंग का मतलब मेजरमेंट एट ए, ए बी की फॉर बीरिंग का मतलब मेजरमेंट एट ए, और ये आपकी दोनों की दोनों वैल्यू θ1 है। इसी प्रकार अगर ए बी की बैक बीरिंग की बात करोगे तो वो बी ए की फॉर बीरिंग होगी, यहाँ आप देख रहे हो वो वैल्यू आपकी θ2 है। और अगर देखो ए बी की सीधा बीरिंग लिखा होता है, ए बी की बीरिंग, बीरिंग ऑफ ए बी, इसका मतलब फॉर बीरिंग ही माना जाता है। अगर बीरिंग लिखा है तो बीरिंग से मतलब फॉर बीरिंग ही होता है। और एक चीज और अपने को यहाँ क्लियर पता लग रही है, देखो अगर आप ये एंगल θ1, तो आप ये देखो कि ये भी एकांतर कोण की वजह से आपका ये एंगल θ1 हो गया। तो आप देख रहे हो θ2 माइनस θ1 क्या होगा, ये वाला एंगल बच जाएगा, कितना बचेगा 180 डिग्री। मतलब किसी लाइन की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर 180 डिग्री होता है। अगर आप WCB सिस्टम के अंदर मेजरमेंट ले रहे हो तो किसी लाइन की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझ लेना, फॉर बीरिंग मतलब मेजरमेंट पहले अक्षर पर, पहले पॉइंट पर, ठीक है, जो पहला अक्षर लिखा है उसको इंडिकेट करने वाला जो पॉइंट है उस पर मेजरमेंट लिया जाएगा। बैक बीरिंग है तो आपका मेजरमेंट दूसरे अक्षर से इंडिकेटेड जो पॉइंट है उस पर मेजरमेंट लिया जाएगा। और इसके हिसाब से आप ये चीज़ भी याद रख लेना। तो ये होती है इसमें फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग। अब किसी लाइन की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग तो हो गई। देखो किसी लाइन की फॉर बीरिंग को बैक बीरिंग में बदलना और फॉर को बैक में बदलना और बैक को फॉर में बदलना, तो इसके लिए देखो सिंपल सा फंडा है, फॉर बीरिंग को बैक बीरिंग में बदलना और बैक बीरिंग को फॉर बीरिंग में बदलना। अगर देखो आपको क्यूबी WCB सिस्टम दे रखा है, किसी भी लाइन की बीरिंग आपको WCB सिस्टम के अंदर दे रखी है, तो आपको चाहे फॉर बीरिंग दे रखी चाहे बैक बीरिंग दे रखी, कुछ भी दे रखी है। जैसे मान लो आपको दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है, और एक आपको दे रखा है जैसे 210 डिग्री। लाइन ए बी की बीरिंग आपको मान लो 70 डिग्री दे रखा है, पहला सवाल आपका 70 डिग्री का मान लो। तो इस सिस्टम देखो आप सीधा सा तरीका याद रखोगे कि पहले आप क्या करोगे, फॉर बीरिंग अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप बैक बीरिंग में प्लस माइनस 180 डिग्री कर दोगे, और बैक बीरिंग ज्ञात करनी है तो फॉर बीरिंग में प्लस माइनस 180 कर दोगे। अब प्रॉब्लम बस इतना सा है कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। इसके लिए आपको मैं फंडा बता देता हूँ। देखो तो अगर आपको जो भी एंगल दे रखा है, चाहे फॉर का दे रखा है चाहे बैक का दे रखा है, अब जैसे बैक दे रखा है फॉर में बदलना है या फॉर दे रखा है इसको बैक में बदलना है, तो आप क्या करना,
पहले 180 में 180 इसमें से घटाने की कोशिश करना। अगर वो घट जाता है फिर तो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं घटता तो आप जोड़ दो। जैसे मान लो AB की बीरिंग है, आपको AB की बीरिंग मान लो 210 डिग्री दे रखी है। AB की आपको बीरिंग या फॉर बीरिंग दे रखी है, बैक फॉर बीरिंग दे रखी है, और आपको याद करनी है AB की बैक बीरिंग। अब कुछ भी नहीं है, 210 में से 180 पहले घटाओ, घट गया तो आपको घट गया तो ठीक है, 30 डिग्री की बैक बीरिंग हो जाएगी। चाहे आपका देखो ये फॉर है तो ये बैक हो जाएगी, और ये बैक है तो ये फॉर हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, संख्या 180 से बड़ी है तो घट जाएगी, घटने का मतलब पहले घटा के देखो, घट जाए तो ठीक है, नहीं घटे तो जोड़ दो। नहीं घटेगा मतलब जैसे मान लो आपको ये 70 डिग्री दिया होता तो आप क्या करोगे, 70 डिग्री में 180 नहीं घट रहा, 180 जोड़ दो, 250 डिग्री आपकी बैक बीरिंग हो जाएगी। तो WCB सिस्टम में हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम के अंदर फॉर को बैक या बैक को फॉर में बदलना है तो आप प्लस माइनस 180 करते हो। इसके लिए एक सीधी सी फंडा या सीधा सा बात याद रखोगे कि जो भी कोण आपको दे रखा है हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम के अंदर, पहले उसमें से घटा के देखो, अगर घट जाए तो वही आंसर हो जाता है, ठीक है, और नहीं घट रहा तो आप जोड़ दो, जोड़ने से आपका आंसर है वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बड़ा है तो 180 घटा दो, और बीरिंग है अगर बैक बीरिंग है 180 से बड़ी है तो घटा दो, और छोटी है तो आप जोड़ दो। ये याद रखने की बजाय आप ये बड़ा फंडा याद रख लो तो आसान हो जाएगा। ये तो था देखो WCB सिस्टम के अंदर। और अगर आपको देखो QB सिस्टम के अंदर दे रखा है, QB सिस्टम के अंदर आपको दिया हुआ है, QB सिस्टम में आपको कुछ भी नहीं करना, किसी लाइन की जैसे बीरिंग आपको दे रखी है n थीटा ईस्ट, फॉर बीरिंग दे रखी है, तो इसको फॉर को बैक में बदलने के लिए आपको केवल आपके जो ये कोऑर्डिनल पॉइंट्स हैं इनको चेंज करना है। n को आप s से चेंज कर दोगे, s को n से, e को w से, और w को e से एक्सचेंज कर दोगे, और जो आपका संख्यात्मक मान है इसको नहीं छेड़ना है। तो अगर फॉर बीरिंग ये है तो आपकी बैक बीरिंग आपकी ये हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे फॉर बीरिंग आपको बैक बीरिंग दे रखी, मान लो आपको n 45 डिग्री w, तो इसकी जो फॉर बीरिंग होगी वो हो जाएगी s 45 डिग्री ईस्ट। बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको फॉर को बैक और बैक को फॉर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये होता है QB सिस्टम के अंदर। तो किस तरह से इनको देखो दोनों सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं ये आप अच्छी तरह से देख लेना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अपने ये देखेंगे कि अगर दो लाइनों की बीरिंग आपको दे रखी है तो उनके बीच का जो एंगल है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि कैलकुलेशन ऑफ, वो टॉपिक है जो वो ये कहता है कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स बिटवीन टू सर्वे लाइन। दो सर्वे लाइंस दे रखी हैं, उनके बीच का एंगल अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये आती है कि बीरिंग का मापन है वो एक कॉमन बिंदु पर हो। बीरिंग का जो मापन है वो एक कॉमन पॉइंट पर हो, कॉमन पॉइंट पर हो। इसमें भी देखो आपका एक तो WCB सिस्टम हो सकता है और एक आपका QB सिस्टम हो सकता है। QB सिस्टम भी हो सकता है और WCB सिस्टम भी हो सकता है। इसमें आपका जैसे मान लो आपको एक बिंदु दे रखा है OA, और OA की बीरिंग दे रखी है आपको 70 डिग्री, और एक अपने को और दे रखी है OB की बीरिंग दे रखी है आपको 310 डिग्री, और इनके बीच का एंगल अपने को ज्ञात करना है। OA की बीरिंग 70 डिग्री दे रखी है और OB की, और यहाँ देख रहे हो देखो दोनों के दोनों मापन O पे लिए गए हैं। तो OA और OB का मेजरमेंट तो सब देखो डायग्राम की सहायता से आपको मैं बताता हूँ। OA आपका 70 डिग्री है, देखो 70 डिग्री का एंगल आपको कुछ यहाँ पे बनेगा, ये बड़ा एंगल होगा, ये N होगा, ये S होगा, तो ये आपका 70 डिग्री होगा OA लाइन। उसके बाद देखो OB लाइन 310 डिग्री,
310 डिग्री का कोण देखो यहाँ पे कुछ ये पूरा जो चक्र है ये 310 डिग्री का होगा, यहाँ पे ओबी लाइन है। तो इनके बीच का जो अपने को एंगल है ये ज्ञात करना है। तो देखो आप डायरेक्टली डिफरेंस ले लो तो एक एंगल आ जाएगा, क्योंकि देखो ये लाइन इस तरह से है तो इसमें एक तो ये वाला एंगल है या एक वाला ये वाला एंगल है। तो आपको ऑप्शन में एक एंगल मिलेगा, या तो ये बाहर वाला मिल जाएगा या अंदर वाला मिल जाएगा या दोनों मिल जाएगा। आप छोटे वाला एंगल आप आंसर ले लोगे इस केस में। तो 310 में से 70 गए तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा 240 डिग्री एक तो आंसर, और दूसरा 360 में से 240 माइनस कर दो 120 डिग्री आ जाएगा। तो एक एंगल 240 डिग्री और 120 डिग्री, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो डायरेक्टली डिफरेंस लेके। और आप डायग्राम की सहायता से अगर इसको करते हो तो आप देखो टोटल एंगल आपका ये 310 है, इसमें से ये आपका 70 हो गया। तो आपका ये जो बाहर वाला एंगल है देखो ये अगर आप ज्ञात करोगे तो 310 टोटल है, 70 इतना हो गया, तो ये आपका बन जाएगा 310 माइनस 70 मतलब 240 डिग्री। बाहर वाला 240 है तो ये अंदर वाला आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 360 होता है। तो इस तरह से आप दो लाइनों के बीच का एंगल है वो ज्ञात कर सकते हो अगर बीरिंग का मापन एक बिंदु पर किया गया। देखो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि OA की बीरिंग आपको जैसे मान लो N 40 डिग्री W दे रखी है, OB की बीरिंग है वो मान लो आपको S 70 डिग्री ईस्ट दे रखी है, क्यूबी सिस्टम के अंदर आपको कर दे रखा है। तो आप इसका डायग्राम बना के ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीका लगाने की बजाय। अगर आप इसकी N 40 डिग्री W का डायग्राम बनाओगे तो N 40 डिग्री W ये हो गया, OA लाइन हो गई है। उसके बाद OB लाइन का देखोगे S 70 डिग्री ईस्ट, S 70 डिग्री देखो एक बार S 70 डिग्री को बनाने से पहले मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ा देता हूँ। आगे बढ़ाने के बाद देखो ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ये वाला ये लाइन तो ये एंगल भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण है ये, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल आपका 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 70 डिग्री का कोण होगा, OB है S 70 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री का देखो यहाँ थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, ये आपका एंगल 70 डिग्री होगा OB लाइन। ठीक है, आप सबसे पहले क्या θ1 माइनस θ2 कर लो। अगर ये 70 है टोटल और ये 40 है तो ये एंगल आपको कितना मिल गया 30 डिग्री। ये आपका एंगल है जो इतना सा जो इतना वाला ये 30 डिग्री हो गया। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 40, ये टोटल आपका 70, ये आपका 30 बच गया। अब अपने को ये एंगल निकालना है तो ये सीधी रेखा में 180 होगा टोटल, 180 में से 30 माइनस कर दो आपका ये आ जाएगा 150 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। तो डायग्राम की सहायता से देखो आप आसानी से एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको ज्योमेट्री समझने की जरूरत है। यहाँ पे दोनों के दोनों जो डायरेक्शन इंडिकेट करोगे वो बिंदु पर इंडिकेट करोगे, कोण का मापन OP है। बाकी आप इसकी ज्योमेट्री को देख के पता लगा सकते हो कि दोनों लाइनों के बीच का एंगल आपको कितना होगा। दूसरी परिस्थिति इसमें हो सकती है कि इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, दो क्रमागत लाइन के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपका देखो एक तो WCB भी हो सकता है और QB के अंदर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे दो क्रमागत लाइन है जैसे AB और BC, इसकी आपको फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग दे रखी है, तो आप डायग्राम से क्वेश्चन कर सकते हो। AB की फॉर बीरिंग का मेजरमेंट A पे होगा और BC की फॉर बीरिंग का मेजरमेंट B पे होगा। यहाँ पर एक बिंदु पर मेजरमेंट नहीं है, एक बिंदु मेजरमेंट A पे और एक मेजरमेंट B पर है। तो इस केस में आपको इंक्लूडेड एंगल अगर आपको ज्ञात करना है, इंक्लूडेड एंगल ABC, इसके लिए आप एक बेसिक सीधा सा फॉर्मूला लगा दोगे। ये देखो ये जो BC लिखा है इस BC की तो फॉर बीरिंग, और AB की जो पीछे वाला है ये भी AB की बैक बीरिंग। इस फॉर्मूले से आपका इंक्लूडेड एंगल या क्लॉकवाइज एंगल है। इंक्लूडेड एंगल ध्यान रखना क्लॉकवाइज एंगल होता है, ये इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। इंक्लूडेड एंगल इज नॉट इक्वल टू इंटीरियर एंगल, ध्यान रखना। ये आपका एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों हो सकता है बट क्लॉकवाइज एंगल होता है। इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए
तो आपको उस वैल्यू के अंदर 360 डिग्री ऐड कर देना है। अगर वैल्यू इस फॉर्मूले से नेगेटिव आ जाए इंक्लूडेड एंगल की, उसके अंदर आप 360 डिग्री ऐड कर दोगे तो आपका इंक्लूडेड एंगल या क्लॉकवाइज एंगल एबीसी है वो आ जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो एक 70 डिग्री दे रखा है और एक आपको दे रखा है ए बी की रीडिंग 70 डिग्री दे रखी है, और मान लो इसकी रीडिंग आपको कुछ अलग दे रखी है, जैसे 250 डिग्री दे रखी है। अब आपको इंक्लूडेड एंगल एबीसी कैलकुलेट करना है। इंक्लूडेड एंगल एबीसी, जैसे ये मान लो 210 डिग्री मान लो, एक बार ये 210 डिग्री है, ठीक है। फिर 250 के हिसाब से कर लेंगे तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, देखो बीसी की फॉर बीरिंग आपकी 210 डिग्री होगी माइनस ए बी की फॉर बीरिंग। देखो ये बैक बीरिंग करेंगे, ये फॉर है, इसको बैक में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस 180 करेंगे, तो ये घटाने की कोशिश करेंगे, नहीं घट रहा तो जोड़ देंगे, तो आपका ये बैक के अंदर कन्वर्ट हो गया। 210 माइनस 150 तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। इसी को आप उसकी सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन देखो जैसे मान लो ये 250 होता, ये वैल्यू आपकी 250 होती, 250 में से 150 आपका घट जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये 70 है, 70 और 180 ये हो गया आपका, ये 210 डिग्री हो गया। इस हिसाब से आपका ये वैल्यू 70 और 180, सॉरी ये आपकी वैल्यू 250 डिग्री आ गई, गलत कर गया ये थोड़ा सा। ये आपकी वैल्यू 210 डिग्री है, 70 और 180 हो गया 250, तो आपकी वैल्यू -40 आ गया। सॉरी -40 वैल्यू होती नहीं, -40 प्लस 360 कर दो, कितना आ जाएगा 320 डिग्री आ जाएगा। मतलब आपका क्लॉकवाइज एंगल 320 डिग्री होगा और एंटी क्लॉकवाइज 40 डिग्री होगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल 40 डिग्री होगा, क्लॉकवाइज एंगल 320 डिग्री होगा। इसी को अगर डायग्राम से करोगे अगर आप, तो देखो कैसे करोगे। ये भी आपका 70 डिग्री है, BC 210 है। देखो ये एंगल आपका 70 डिग्री हो जाएगा। इस 210 को बनाने से पहले इस 70 को यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। देखो ये टोटल आपका 250 है, यहाँ तक ये 180 है और यहाँ तक ये 250 है। 180 और 70 250, 210 का एंगल है, 250 से छोटा सा यहाँ जाएगा थोड़ा सा, ये वैल्यू आपकी हो गई 210 डिग्री BC। अब आप देख सकते हो, देखो कि ये वैल्यू आपकी 70 है, ठीक है। टोटल वैल्यू आपकी ये वैल्यू आपकी 70 है, और आपका इंक्लूडेड एंगल आप देखोगे तो ये आपका जो टोटल एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल होगा। और 180 देखो टोटल ये वाला है, और ये टोटल 210 है, तो आपका ये वाला एंगल इतना बच गया 30 डिग्री। ये 30 है तो ये आपका बच गया 40 डिग्री। 40 डिग्री देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। ABC आप देखो ये ए से घूमने का तरीका एक तो ये होता है और एक आपका ये होता है। ये वाला क्लॉकवाइज है, तो आपका ये वाला एंगल क्लॉकवाइज होगा। तो 40 360 में से 40 को माइनस करोगे तो 320 डिग्री आ जाएगा। तो 320 डिग्री इसका क्लॉकवाइज या इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। यही कैलकुलेशन आपका QB के अंदर भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको QB के अंदर कुछ भी वैल्यू दे रखी है, जैसे AB की रीडिंग दे रखी है N 40 डिग्री, W BC की रीडिंग दे रखी है S 70 डिग्री, ईस्ट, इस तरह से कुछ भी दे रखी है। जैसे मान लो एंगल आपको ABC कैलकुलेट करना है, तो आप ये कैलकुलेशन डायग्राम की सहायता से ही कर सकते हो। बिना डायग्राम के क्वेश्चन ये करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो N 40 डिग्री W, तो आपका ये 40 डिग्री हो गया। ये भी आपका 40 डिग्री हो गया। अब BC है, जो BC का है S 70 डिग्री ईस्ट, B पे बनाना है एंगल। BC है S 70 डिग्री ईस्ट। देखो ये 40 है तो ये भी आपका 40 हो गया। ये 40 है तो देखो आपको बनाना है ईस्ट की तरफ 70, मतलब यहाँ से मापोगे तो 70 डिग्री होगा। ये आपका टोटल होगा 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका बच गया 30 डिग्री, ठीक है।
तो ए बी से आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हो तो आपका 30 डिग्री है, क्लॉकवाइज में घूमोगे तो 330 डिग्री आएगा। तो इंक्लूडेड एंगल इस केस में आपका 330 डिग्री आएगा। और वैसे एंगल निकालना है तो आपका छोटा एंगल तो 30 डिग्री आ गया इस केस में। हम तो डायग्राम की सहायता से आप इस प्रकार एंगल की कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर अपन लोगों को मान लो ए बी लाइन है, एक ए बी लाइन की बीरिंग दे रखी है, जो प्रीवियस लाइन है, प्रीवियस लाइन पीछे की लाइन है, मान लो प्रीवियस लाइन है जो, उसकी आपको बीरिंग दे रखी है। जैसे ए बी लाइन है, ए बी की आपको बीरिंग दे रखी है और इंक्लूडेड एंगल ए बी सी आपको दे रखा है। इंक्लूडेड या क्लॉकवाइज एंगल आपको ए बी सी दे रखा है। अब आपसे बी सी की बीरिंग पूछ ली जाए तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती है। मतलब ये उसका उल्टा है पिछले का। पिछले में क्या था, दोनों की बीरिंग दे रखी थी, इंक्लूडेड एंगल पूछ रखा था। इसमें इंक्लूडेड एंगल दे रखा है और आपको अगली लाइन की बीरिंग ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बीसी की बीरिंग निकालने के लिए ए बी की बैक बीरिंग है जो, उसमें इंक्लूडेड एंगल को ऐड कर दोगे। लेकिन बस इस फॉर्मूले में एक छोटी सी बात को ध्यान रखोगे कि कई बार वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा निकल जाती है। कई बार वैल्यू है मोर देन 60 हो जाती है, वैल्यू मोर देन 360 हो जाती है। उस केस में आप 360 डिग्री घटा दोगे। ठीक है, बीसी की बीरिंग निकालने के लिए 360 डिग्री उसमें से घटा दोगे, आपकी बीसी की बीरिंग है वो आ जाती है। जैसे ये ए बी की बीरिंग आपको मान लो 70 डिग्री दे रखी है। ए बी की जो बीरिंग है वो आपको दे रखी है, जैसे मान लो 110 डिग्री दे रखी है और इंक्लूडेड एंगल ए बी सी है वो आपको 190 डिग्री दे रखा है मान लो। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है बी सी की बीरिंग। तो फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो ए बी की बैक बीरिंग निकालने के लिए प्लस माइनस 180 करोगे। पहले घटा रहा हूँ, नहीं घट रहा तो मैं जोड़ दूंगा तो बैक में कन्वर्ट होगा। ये फॉर दे रखी है आपको, ये बैक में कन्वर्ट कर दिया। इंक्लूडेड एंगल 190 डिग्री है तो यहाँ देख रहे हो 290 प्लस 190 करोगे तो 0 8 480 डिग्री। देखो 480 डिग्री आ गया, 360 से बड़ी वैल्यू आ गई तो आप क्या करोगे 480 माइनस 360 कर दोगे तो 120 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो मैंने यही वाला एग्जांपल लिया जिसमें ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है। अब इसी को डायग्राम से अगर आप करोगे तो ए बी की बीरिंग आपको दे रखी है, देखो 110 डिग्री। ए बी की जो बीरिंग दे रखी है वो दे रखी है आपको 110 डिग्री। 110 का एंगल यहाँ बन गया। अब देखो ये 110 है तो सबसे पहली बात तो देखो आप ये एंगल निकाल लो तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ज्योमेट्री लगा लो, दोनों का योग 180 डिग्री होता है, 70 डिग्री हो गया। अब आप एबीसी एंगल बना दो 190 डिग्री। 190 का एंगल देखो यहाँ जाएगा कुछ नहीं, सॉरी ए बी सी आपको दे रखा है 190 डिग्री। 70 तो ये हो गया, टोटल मिला के 190 है और 120 आगे। 120 आगे का मतलब आपका कुछ यहाँ से जाएगा इस तरह। आपकी जो टोटल वैल्यू है ये वाली 70 डिग्री। देखो ए बी आपका ये हो गया 110 डिग्री। ए बी सी एंगल आपको दे रखा है 190 डिग्री। एंगल ए बी सी दे रखा है 70 तो ये हो गया और 120 डिग्री आगे होगा। 120 का मतलब यहाँ तक आपका 90 बनता है, 120 थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये बन गया। अब आपको बी सी की बीरिंग याद करनी है। देखो 70 ये हो गया, 90 ये हो गया, 70 और 90 160, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये 70 ये हो गया, देखो 90 ये हो गया, 160 और टोटल कितना 190। 190 में से 160 माइनस कर दो, ये आ गया 30 डिग्री। कहने का मतलब आपका ये 90 है और ये आपका 30 है। टोटल मिला के बीरिंग होती है, इस बीसी की बीरिंग होती है, वो यहाँ से मापी जाती है। आपको ये एंगल बताना है। ये एंगल आप देख सकते हो, ये 30 है, ये आपका 90 है, तो कुल मिला के 120 डिग्री होगा।
तो आप डायग्राम में हो सकता है थोड़े उलझ जाओ, तो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके जो फंडा था, इस फंडे से आप अगली लाइन की फॉर बीरिंग है वो याद कर सकते हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अपने कंपास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिप। तो ये जो डिप होता है, देखो ये डिप क्या होता है। सबसे बहुत पहली बात तो डिप या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, ये जैसे मान लो एक अर्थ है और अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, वो इस तरह से जाती हैं, इस तरह से ये मूव करती है। तो कंपास होता है, जो कंपास की जो मैग्नेटिक निडल होती है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ दिशा के अंदर रहती है, या यूं कहो कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में रहती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, इस तरह से ये एक पर्सन खड़ा है, तो यहाँ पर कंपास होगा। कंपास की जो सुई होगी वो बिल्कुल इसकी दिशा में इस तरह से होगी। कहने का मतलब देखो, ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस है। अगर आप इक्वेटर पर देखोगे, आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पर आप बात करोगे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर आपकी जो अर्थ की सरफेस है वो तो ऐसे होगी और मैग्नेटिक निडल होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी। आप देख रहे हो, देखो ये आपका मान लो कंपास लगा हुआ है, यहाँ पर स्टैंड के ऊपर ये कंपास लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो ये आपकी अर्थ की सरफेस और मैग्नेटिक निडल है वो एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जैसे जैसे हम देखो इस नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, वैसे वैसे इसका जो उत्तरी सिरा है, ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है मैग्नेटिक निडल का। जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे आपका उत्तरी सिरा है वो धीरे धीरे इसकी तरफ झुकता जाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ आ गए तो अर्थ की सरफेस देखो ऐसे होगी, तो आपकी जो मैग्नेटिक निडल होगी वो थोड़ी इस तरह से झुकी होगी और इसके अर्थ की सरफेस के पैरेलल नहीं होकर बल्कि इस तरह से इसके साथ थोड़ा सा एंगल बनाएगी। और जैसे 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 नॉर्थ एंड की तरफ जाते हैं उसका नॉर्थ सिरा है वो झुकता जाता है, और जैसे जैसे साउथ पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे साउथ एंड है वो झुकता जाता है। देखो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कोई जगह अपने खड़े हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक निडल की दिशा इस तरह से हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, लेकिन ये इसका नॉर्थ एंड है, ये आपका मान लो साउथ एंड है। तो नॉर्थ पोल के अंदर नॉर्थ एंड होगा वो थोड़ा इस तरह से झुका हुआ, या यूं को कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैग्नेटिक निडल के द्वारा बनाया गया वर्टिकल एंगल ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और इस तरह से ये इसका एक सिरा झुका हुआ है, इसके बीच में बना हुआ वर्टिकल एंगल होता है वो कहलाता है डिप या एंगल ऑफ डिप। एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं कि जो मैग्नेटिक निडल होती है उसके किसी एक सिरे नॉर्थ एंड या साउथ एंड के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के कारण उसका हॉरिजॉन्टल से बना हुआ जो वर्टिकल एंगल होता है उसको बोलते हैं डिप या एंगल ऑफ डिप। और इक्वेटर पर मैग्नेटिक जो इक्वेटर होता है वहां पर मैग्नेटिक निडल होती है वो अर्थ की सरफेस के समांतर होती है, ये हमको कि डिप का मान 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नॉर्थ सिरा झुकता जाता है, और जैसे जैसे साउथ एंड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे साउथ एंड झुकता जाता है। तो इसमें एक तो देखो डिप की डेफिनेशन हो गई, दूसरा मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो डिप का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। और जो आपके पोल्स होते हैं, पोल्स पर देखो अर्थ की सरफेस ऐसे है, मैग्नेटिक निडल इसके पैरेलल नहीं होकर बल्कि बिल्कुल देखो इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाती है। सुई है वो बिल्कुल ऐसे होने के बजाय अगर यहाँ पे स्टैंड लगा दिया जाए, सुई ऐसे होने के बजाय पूरी झुक के ऐसे हो जाएगी, मतलब डिप का मान 90 डिग्री होता है। तो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वहां पर डिप का मान 90 डिग्री होता है, और मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वहां पर डिप का मान 0 डिग्री होता है। तो देखो ये आपकी एक तो डिप की डेफिनेशन हो गई, एक दूसरा क्वेश्चन हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप का मान 0 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन हो गया मैग्नेटिक जो आपके पोल्स होते हैं वहां पर डिप का मान 90 डिग्री होता है। इसके अलावा देखो एक ये चीज पूछी जा सकती है इसमें, आइसोक्लिनिक लाइन और एक्लिनिक लाइन। तो अर्थ की सरफेस पर ऐसी लाइंस जहां पर डिप का मान समान हो,
या समान डिप वाले बिंदुओं से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको आइसोक्लिनिक लाइन कहा जाता है। अर्थ की सरफेस पर समान डिप वाले बिंदुओं से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोक्लिनिक लाइन कहा जाता है। इसी प्रकार अर्थ की सरफेस पर जीरो डिप, अर्थ की सरफेस पर जीरो डिप वाली लाइन को या जीरो डिप वाले बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन को एक्लिनिक लाइन कहा जाता है। तो डिप से संबंधित देखो आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए अब तक। तो डिप का डेफिनेशन, जो कि एक वर्टिकल एंगल होता है, वर्टिकल एंगल मेड बाय मैग्नेटिक निडल विद हॉरिजॉन्टल, और डिप का मान होता है 0 डिग्री। कहाँ पर? मैग्नेटिक इक्वेटर पर। 90 डिग्री कहाँ होता है? मैग्नेटिक पोल्स पर। ठीक है। आइसोक्लिनिक लाइन किसको बोलते हैं? समान डिप वाले बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन को। और एक्लिनिक लाइन किसको बोलते हैं? जीरो डिप वाले बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन को। तो ये 5 क्वेश्चन डिप से संबंधित आपके बनते हैं, जिनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसमें अपने कंपास का जो एक और टॉपिक है लोकल डायरेक्शन, वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लोकल डायरेक्शन क्या होता है? देखो, इससे पहले अपन लोगों ने मेरिडियन के बारे में पढ़ा था, बेरिंग के बारे में पढ़ा था, डिप के बारे में पढ़ लिया है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में पढ़ लिया है, और एक आपका ये टॉपिक होता है लोकल डायरेक्शन, और उसमें 4 प्रकार की लाइनें पढ़ी थी, आइसोगोनिक, आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक और एगोनिक। ये 4 प्रकार की लाइनों के बारे में डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड आपका एक टॉपिक और आता है आपका लोकल अट्रैक्शन। देखो, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर बने ये नॉर्थ साउथ दिशा को इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक निडल, मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है। लेकिन जैसे इसके आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ आप लाओगे तो ये मैग्नेटिक निडल है अपनी वास्तविक नॉर्थ साउथ दिशा से डिविएट हो जाएगी, ओरिएंटल डायरेक्शन में उसका डिविएशन हो जाएगा। इसकी जो नई स्थिति आपको ये मिल गई एन डैश एस डैश। तो चुंबकीय पदार्थों का ये जो प्रभाव है जिसके कारण ये डिविएट हो जाती है, उसको बोला जाता है लोकल अट्रैक्शन। तो अपने कह सकते हैं, देखो, मैग्नेटिक निडल होती है जो, उसके आसपास स्थित चुंबकीय पदार्थ जैसे कि धारावाहक विद्युत केबल होगी, ठीक है, या मान लो कोई स्टील स्ट्रक्चर्स हो गई, इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स हैं जो चुंबकीय सुई के पास में, या कंपास की जो चुंबकीय सुई उसके पास में स्थित है। तो चुंबकीय सुई है अपनी वास्तविक दिशा से विचलित हो जाती है। तो विचलन होने के इस प्रभाव को अपने लोकल अट्रैक्शन के टेक्निकल टर्म से नाम के पुकारा जाता है। तो किसी भी स्थान का देखो लोकल अट्रैक्शन की तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अपन लोग जानते हैं, जैसे ये कोई आपकी ए बी लाइन है, ए पर मान लो कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो आपकी चुंबकीय सुई बिल्कुल सही दिशा दिखाएगी, एन एस। इसी प्रकार बी पे जाओगे आप, बी पर अगर मान लो कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो ये बिल्कुल सही दिशा दिखाएगी। यहाँ आप देख रहे हो ए बी की, अगर मैं बीरिंग की बात करूं तो ये आपकी बीरिंग जैसे मान लो 60 डिग्री है, तो ए बी की बैक बीरिंग की बात करोगे तो ए बी की बैक बीरिंग आप देखोगे ये आपकी 180 डिग्री है, ठीक है। अगर आपकी देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आपका ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, और ये 180 डिग्री है, तो कहने का मतलब आपका टोटल मिला के 180 नहीं, सॉरी, ये 240 डिग्री होगा, क्योंकि 180 तो यहां से यहां तक ही हो गया। तो अगर देखो कोई लाइन है, उसकी फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग, फॉर बीरिंग 60 डिग्री है और बैक बीरिंग कितनी है? 240 डिग्री। फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग अंदर 180 डिग्री है मान लो, तो उसके दोनों स्टेशन होते हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी, लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव से स्वतंत्र होते हैं, मतलब वहां पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होता। अगर देखो लोकल अट्रैक्शन होगा तो ये सुई क्या होगी? अपनी दिशा से बदल जाएगी इस तरह से, और आपकी ये बीरिंग होगी, इसका मान बढ़ जाएगा, 240 की बजाय 250 हो जाएगा, तो आपकी फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर होगा 180 डिग्री नहीं रहेगा। तो किसी भी स्थान पर देखो कोई लाइनें अगर आपको दे रखी हैं, जैसे ए बी और बी सी, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो 4 लाइनें दे रखी हैं, इसकी फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग आपको दे रखी है, और क्वेश्चन वाला पूछ ले इसके कौन से स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव से प्रभावित हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया कौन से स्टेशन प्रभावित हैं, तो जैसे मान लो ए बी की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग अंतर करके देखा आपने, बिल्कुल 180 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद आपने बीसी की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग अंतर करके देखा, वो भी 180 डिग्री आ गया। तो इससे देखो एक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आपने सीडी की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर करके देखा, तो इसकी फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर आपका
180 डिग्री नहीं आया और डीए का भी 180 डिग्री नहीं आया। देखो एबी की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग का जो अंतर है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब स्टेशन ए और बी पर लिए गए मेजरमेंट सही है, स्टेशन ए और बी पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। इसी प्रकार बी और सी पर लिए गए मेजरमेंट भी सही है क्योंकि इनका अंतर भी 180 डिग्री है, तो मतलब बी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो मतलब डी की रीडिंग गलत है। सी डी की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग अंतर 180 डिग्री नहीं आ रहा, मतलब डी स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव से प्रभावित है। मान लो ये भी आपका 180 डिग्री नहीं होता, तो आप कहते देखो ए बी है, उसकी फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग अंतर है वो 180 डिग्री है, तो ए और बी तो सही है, बी सी का नहीं है मान लो गलती है, सी डी का भी नहीं है मान लो गलती है, डी ए का भी गलती है, तो ए बी तो आपके सही है और सी और डी आपके प्रभावित होंगे। तो इस तरह से आप किसी लाइन की फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग को देखकर पता लगा सकते हो कि उसके लोकल दोनों स्टेशनों पर लोकल ट्रैक्शन है या नहीं है। अगर किसी लाइन की फॉर बीरिंग व बैक बीरिंग का अंतर 180 डिग्री हो तो उस लाइन के दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव से फ्री होते हैं। इस नियम को याद करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियोस के अंदर अपने देखो कंपास का जो कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, इसी प्रकार बीरिंग, ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग, आर्बिट्रेरी बीरिंग, बीरिंग को प्रदर्शित करने की विधियाँ, WCB सिस्टम होता है, QB सिस्टम होता है, किसी लाइन होती है उसकी फॉर बीरिंग होती है, बैक बीरिंग होती है। ये क्या होते हैं? फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग दिए जाने पर उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कैसे किया जा सकता है, या एक लाइन की अपन को बैक बीरिंग दे रखी है और आपको इंक्लूडेड एंगल दे रखा है तो अगली लाइन की फॉर बीरिंग आप कैसे कैलकुलेट करते हो। डिप क्या होता है, आइसो क्लिनिक लाइन क्या होती है, एक क्लिनिक लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, और इसके बाद आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, एगोनिक लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के अंदर जो वेरिएशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, और लोकल अट्रैक्शन का पता कैसे लगाया जा सकता है कि वो फ्री है या नहीं है लोकल अट्रैक्शन के प्रभाव से कोई भी लाइन की स्टेशन। ये सब आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका एक टॉपिक लास्ट में और बचता है, वो है टाइप ऑफ कंपास। देखो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक बीरिंग मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, और कंपास दो प्रकार के होते हैं। आजकल जो कंपास काम में लिया जाता है वो होता है प्रिज्मेटिक कंपास, और पुराने टाइम एक कंपास यूज किया जाता है सर्वेयर कंपास। तो ये दो प्रकार के कंपास होते हैं। तो देखो दोनों में क्या फर्क होता है। इसमें जैसे आपका ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स में इस तरह से बीच में पाइवट लगा होता है, और पाइवट पर आपकी इस तरह से एक ब्रॉड निडल लगी रहती है। ये आपकी एक निडल लगी रही है, इसको टॉप से देखोगे, टॉप से भी आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगी, प्लान में भी ये। और इस निडल के ऊपर एक ग्रेजुएटेड सर्किल लगा रहता है। ग्रेजुएटेड सर्किल का मतलब आपका देखो ये जो सर्किल है, प्लान में देखोगे तो आपको सर्किल दिखेगा, लेकिन इस साइड से आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो आपको ये ग्रेजुएटेड सर्किल दिख रहा है यहाँ पर, और जिस पर रीडिंग लिखी हुई है यहाँ मान लो जो ये ब्लैक पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं, इस ब्लैक पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक आपकी रीडिंग लिखी रहती है, 0 से लेके 360 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह से रीडिंग लिखी रहती है। N है, S है, E है और W है। और ध्यान रखना आपका जो ग्रेजुएटेड सर्किल होता है उसमें साउथ सिरे पर 0 डिग्री लिखा होता है, न कि नॉर्थ सिरे पे लिखा होता है। ये बात है विशेष रूप से ध्यान रखना। साउथ सिरा होता है वहां पर 0 डिग्री लिखा होता है जो आपका ये पास होता है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग होती है प्रिज्म की सहायता से ली जाती है, और प्रिज्म होता है वो साउथ सिरे पर लगा रहता है। देखो यहाँ पर इस तरह से इसमें प्रिज्म लगा होता है। यहाँ एक पहली बात तो यहाँ पे आई वेन लगे होते हैं, आई वेन, और ये आपको ऑब्जेक्ट वेन, सामने वाले ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन लगे होते हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर। और जहाँ आपका आई वेन होता है उसके जस्ट पास आपका एक इस तरह से प्रिज्म भी लगा रहता है, ये आपका इस तरह से प्रिज्म लगा रहता है। और
यहाँ की जो रीडिंग है इसमें से अपने को दिखाई देती है, ये इस तरह से थोड़ा सा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये प्रिज्म है, यहाँ से रे टकराने के बाद अपनी आंख में आती है, इधर इधर आंख है मान लो अपनी, तो यहाँ की रीडिंग अपने को प्रिज्म में से दिखाई देती है। तो रीडिंग है इसमें प्रिज्म की सहायता से ली जाती है। और देखो अगर साउथ सिरा होता है, साउथ सिरे की रीडिंग अपने को दिखाई देती है, क्योंकि आपका साउथ सिरा होता है उस पर प्रिज्म लगा रहता है, इसलिए साउथ सिरे पर 0 डिग्री से स्टार्ट होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग आपकी बढ़ती है, इस तरह से लिखा रहता है। और यहाँ पर ये जो एगेट कैप लगा होता है, इसको बंद करने के लिए पूरे कैप लगा होता है, जिसको एगेट कैप के नाम से जाना जाता है। ज्वेल बीरिंग इसमें होती है। ग्रेजुएट सर्किल में रीडिंग देखो ये 0 से लेकर 360 डिग्री होते हैं, तो इसलिए WCB या होल सर्किल बीरिंग सिस्टम को मेजर करता है। तो ये इसकी देखो कुछ एक खासियत है। पहली बात तो इसमें अक्सर हैं वो आपके उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। इसके जो ग्रेजुएशन होते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं वो उल्टे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। मतलब आपका जैसे 2 लिखा होता है, 2 इस तरह से लिखा होता है, 20 लिखा है तो 20 इस तरह से लिखा होता है, क्योंकि अपने को यहाँ से टकराने के बाद, ताकि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने को सीधे दिख जाए। तो ग्रेजुएटेड सर्किल होता है, उसके जो ग्रेजुएशन होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, सॉरी इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं। रीडिंग है वो प्रिज्म की सहायता से ली जाती है। साउथ सिरे पर 0 डिग्री स्टार्ट होकर इस तरह से रीडिंग बढ़ती है। और इसमें रीडिंग और साइटिंग एक साथ संभव है, रीडिंग एंड साइटिंग। मतलब आप जब साइट कर रहे हो, सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसके साथ साथ आपको रीडिंग भी नीचे वाली दिख जाती है। तो रीडिंग और साइटिंग इसमें साथ साथ संभव हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो इसमें क्या है, इसमें आपका जो लाइन ऑफ साइट होती है या जो कंपास बॉक्स होता है, जैसे आप कंपास बॉक्स को घुमाते हो, कंपास बॉक्स को घुमाते हो या आप लाइन ऑफ साइट को घुमाते हो, जो आपकी ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन से गुजरने वाली लाइन है, लाइन ऑफ साइट या कंपास बॉक्स को घुमाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट इधर है तो आप इधर घुमाओगे इस तरह से, अब जब घुमाओगे तो आपका जो ये कंपास बॉक्स है, सॉरी कंपास बॉक्स घूमेगा, जो आपकी मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल से आपका जो ग्रेजुएटेड सर्किल होता है ये फिक्स रहता है, ये अटैच रहता है। मतलब आपका ये ग्रेजुएटेड सर्किल जो दिख रहा है ये आपका मैग्नेटिक निडल होती है, इससे अटैच होता है। मैग्नेटिक निडल नीचे होती है, उसके ऊपर आपका ग्रेजुएटेड सर्किल होता है, ये निडल होगी जिसके ऊपर जस्ट यहाँ पर सर्किल लगा रहता है। तो जब आप कंपास बॉक्स को घुमाओगे तो आपका ये ग्रेजुएटेड सर्किल है वो नहीं घूमता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रिज्मेटिक कंपास में कंपास बॉक्स या लाइन ऑफ साइट के साथ ग्रेजुएटेड सर्किल नहीं घूमता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक निडल के साथ अटैच रहता है और मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही रहती है। अगर वो मैग्नेटिक निडल नहीं हिलेगी तो आपका ग्रेजुएटेड सर्किल भी नहीं हिलेगा, केवल आपका जो प्रिज्म है उसकी स्थिति बदलती है। जैसे आपकी रीडिंग है वो तो ऐसे कैसे है, प्रिज्म सेल का पहले यहाँ था, प्रिज्म सेल के यहाँ आ गया, तो प्रिज्म की स्थिति केवल बदलती है, जिसकी सहायता से अपने जहाँ प्रिज्म चला जाता है वहीं की रीडिंग अपने को दिखने लग जाती है। तो ये आपके प्रिज्मेटिक कंपास से संबंधित कुछ बातें थी। सर्वेयर कंपास में क्या होता है, जैसे आपने ये पाइवट लगाया है तो इसमें एक एस बार टाइप प्लान में देखोगे तो इस टाइप की मैग्नेटिक निडल अपने को दिखाई देती है। यहाँ पे दिखाऊं तो मैं आपको सीधी लाइन दिखेगी इस तरह से, ये मैग्नेटिक निडल है। और इसमें जो ग्रेजुएटेड सर्किल होता है, इसमें तो देखो किससे अटैच होता है, वो मैग्नेटिक निडल से, लेकिन इसमें आपका कंपास बॉक्स होता है, जो कंपास बॉक्स से ही आपका ग्रेजुएटेड सर्किल होता है वो अटैच होता है, ठीक है। और आपका जो सुई है वो आपका जो सुई है वो आपका एक इंडिकेटर का काम करती है। मतलब आप रीडिंग पढ़ने के लिए जो इसका जो सुई का नॉर्थ एंड होता है उसको रेफरेंस लेते हो कि सुई का जो नॉर्थ सिरा है उसके सामने कौन सी रीडिंग पहुंच गई है, क्योंकि इसमें रीडिंग लेने के लिए कोई प्रिज्म वगैरह नहीं लगा रहता है। सुई है वो इंडिकेटर का काम करती है, या मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ सिरे को देखकर रीडिंग ली जाती है। ग्रेजुएटेड सर्किल होता है वो कंपास बॉक्स से अटैच होता है, इसलिए जब आप लाइन ऑफ साइट और कंपास बॉक्स को घुमाते हो तो आपका ग्रेजुएटेड सर्किल मूव करता है, इसमें नहीं करता, ध्यान रखना। प्रिज्मेटिक कंपास में, सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड सर्किल है वो लाइन ऑफ साइट या कंपास बॉक्स के साथ मूव करता है। निडल है
आपकी कांस्टेंट रहती है, नॉर्थ साउथ दिशा में रहती है और इंडिकेटर का काम करती है। और इसमें जो आपका ग्रेजुएट सर्किल होता है, इसमें ये आपका एन एस पे 0 डिग्री लिखा होता है और इसमें यहाँ पर 90 डिग्री लिखा रहता है। और 90 डिग्री लिखा रहता है तो ये क्वाड्रेंटल बीरिंग या रिड्यूस्ड बीरिंग को पढ़ने के काम आता है। सर्वेयर कंपास है वो क्वाड्रेंटल बीरिंग को मेजर करता है और प्रिज्मेटिक कंपास है वो WCB को मेजर करता है। और एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना कि आपका जो E और W होता है इसमें एक्सचेंज होता है। E यहाँ नहीं लिखा होता है, E यहाँ लिखा होता है और W है वो यहाँ लिखा होता है। मतलब E और W इसमें एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, ये भी इसकी खासियत होती है। और इसमें अक्षर होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन होते हैं वो सीधे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नंगी आंखों की सहायता से रीडिंग ली जाती है। इसमें रीडिंग लेने के लिए कोई प्रिज्म नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्ट को साइट करने के बाद ग्लास के टॉप से देखते हुए नंगी आंखों की सहायता से ही रीडिंग ली जाती है। इसलिए इसके ग्रेजुएशन होते हैं वो सीधे होते हैं, ठीक है। क्यूबी को मेजर करता है, EW इसमें एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। ग्रेजुएटेड सर्किल है, इसमें मैग्नेटिक नीडल लाइन ऑफ साइट के साथ मूव करता है और इसमें साइटिंग करते हैं एक तो अपने, और एक रीडिंग लेते हैं। तो साइटिंग और रीडिंग एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट को साइट किया जाता है, साइट करने के बाद उसके टॉप से देखते हुए नंगी आंखों की सहायता से इस सुई के नॉर्थ सिरे को देखते हुए अपनी रीडिंग है वो ली जाती है। और इसमें अक्सर सीधे होते हैं और इसमें आपकी जो क्यूबी को मेजर किया जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें हैं तो आप याद रख लेना। तो ये आपके 2 प्रकार के कंपास इसमें होते हैं। धन्यवाद।